हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कल हम लोगों ने जो वीडियो दिया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अभिकथन कारक और सिद्धांत पर, उसी क्रम में हमारा आज का ये वीडियो है जो कि पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? देखिए, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर शिक्षा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, सारी शिक्षा का केंद्र बिंदु यही पॉइंट है, तो ये क्या हुआ? संकुचित हुआ ना। तो इसको जो है हम लोग किस में लेंगे? संकुचित अर्थ में लेंगे। तो व्यापक अर्थ आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकुचित अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है आपका, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान क्या है? मन है। यह किसने कहा था? तो महान मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि इसकी शुद्धता और वैज्ञानिकता पर जो है हम विशेष तरीके से जोर देते हैं। मनोविज्ञान एक शुद्ध मन का विज्ञान है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका एक अंग है? समाजशास्त्र का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है और यह जो है मनोविज्ञान के व्यवहारिक शाखा के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? यह सर्वव्यापी है, यह सर्वभौमिक है। देखिए, जो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान जो है आपका सर्वव्यापी भी है और सर्वभौमिक भी है। क्योंकि जो मनोविज्ञान है, इसमें अगर हम लोग इसके अंतर्गत लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो वह नियम हर एक देश पर और हर एक बच्चे पर जो है लागू हो जाता है। तो कौन सा? ए और बी दोनों सही हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? केवल जंतुओं का, जीव जंतुओं का? नहीं। मानव का, केवल वनस्पति का, केवल मशीनों का? तो ये सी और डी भी गलत हो जाएंगे, आपका मानव का सही हो जाएगा। क्योंकि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग मानव का जो है क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये आत्मा का विज्ञान भी माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देकर क्या स्पष्ट करता है? परीक्षा तिथि? गलत। शिक्षा के उद्देश्य की संभावना? बिल्कुल सही। मनोविज्ञान है वह शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं शिक्षा के, उनको पूर्ण करने या संभावना प्रकट करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सी डी तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, शिक्षक को किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है? शिक्षक को किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है? अब देखिए, नहीं पूछ रहा है तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? बालकों की विभिन्नता। देखिए, शिक्षक को बालकों की विभिन्नता की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है, इसलिए आपका ये सही है। अनुशासन, ये भी आपका सही है। शारीरिक सुडौलता नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है और यही उत्तर होगा। मनोविज्ञान हो, मनोविज्ञान ये थोड़ी मानता है कि आप पहलवान हैं या पहलवान जैसा दिखें। वो बालक की विभिन्नता, अनुशासन, शिक्षण विधियाँ ये तो जरूरी हैं, लेकिन पहलवान जैसा दिखना या शारीरिक सुडौलता का मतलब पहलवान, ये शिक्षण के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र क्या है? मानवीय व्यवहार का अध्ययन, बिल्कुल सही है। शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार, ये भी आपका सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इस मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि मानव का व्यवहार और शैक्षिक संस्थितियों का में भी मानव का जो व्यवहार है, दोनों का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो आपका ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट का रहा है आपका,
शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? इसमें देखिए दे रखा है शिक्षण के उद्देश्य। बिल्कुल, आपका शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले शिक्षण का उद्देश्य जरूरी होता है, तो ये भी सही है। ज्ञानानुभव, बी ऑप्शन भी आपका सही है, ज्ञानानुभव भी जरूरी है। अब इन दोनों का कार्य हो जाए तो फिर मूल्यांकन भी जरूरी हो जाता है। ये त्रिकोणीय प्रक्रिया होती है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंग कौन से हैं? तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य ए ऑप्शन करा विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना बिल्कुल सही है। केवल डिग्री प्राप्त करना, ये गलत है। कठोर दंड प्राप्त करना भी गलत है। छात्र की आय बढ़ाना भी गलत। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान रखते हुए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। बिल्कुल, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। केवल सिलेबस खत्म, केवल अनुशासन और छात्रों को डराना, ये मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। चूँकि मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की योग्यताओं क्षमताओं को ध्यान रखते हुए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्य से बिल्कुल सही है। कक्षा, पर्यावरण, वातावरण से, दोनों ऑप्शन सही है आपका। शिक्षा का उद्देश्य तो बिना वातावरण के तो संभव ही नहीं है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से भी है और वातावरण से भी है। आपका फर्स्ट सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? अभी मुख्य उद्देश्य पूछा, अब सामान्य उद्देश्य पूछ रहा है। बालक के व्यक्तित्व का विकास, बिल्कुल सही है। आप मनोविज्ञान जो है बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है आपका। शिक्षण विधियों में सुधार भी करता है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। क्योंकि मनोविज्ञान व्यक्तित्व, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार तीनों कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। बिल्कुल, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का विकास इसलिए कि इसमें बच्चे को केंद्र माना जाता है, और बच्चे को केंद्र का मतलब बच्चे ही पाठशाला के भगवान माने जाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कहाँ स्थापित की? तो कल ही हम लोगों ने बात की थी 1879 में आपके विलियम वुंट ने स्थापित की थी। कहाँ? जर्मनी में। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं, तो जब पहली प्रयोगशाला की बात करेगा तो विलियम वुंट हो जाएंगे। आपका फर्स्ट, थर्ड और डी तीनों ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूलाधार माना है? देखिए, अंतःक्रिया कह रहा है ना, इंटरेक्शन, और ये किसने माना है? आपके पियाजे गलत हो जाएंगे, लेव वाइगोस्की ने माना हुआ है। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे समाज और संस्कृति के साथ बातचीत मतलब सोशल इंटरेक्शन करके सीखते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग और स्किनर भी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नैतिक विकास की बात आ रही है तो नैतिक विकास आप लोग पढ़े ही हैं। कौन सा? लॉरेंस कोहलबर्ग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सही और गलत के फैसले लेने के लिए 3 स्टेज बताए थे। कितने? 3 महत्वपूर्ण स्टेज अवस्थाएं बताई थी, तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट कर रहा है पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। अब देखिए, इंद्रिय जनित गामक अवस्था मतलब शैशवावस्था 0 से 2। अब इस अवस्था में बालक क्या करेगा, बालक अनुकरण करता है, दूसरे का देखता है फिर वो सीखता है। इसलिए आपका फर्स्ट ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। कितना, 2 से 7 वर्ष। अब देखिए, इसमें जब बच्चा बड़ा होता है तो आप समझ रहे हैं 4 5 6 साल का बच्चा अच्छे से वस्तुओं को पहचानता है और उनमें विभेदीकरण भी शुरू कर देता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। सी और डी भी गलत हो जाएंगे। बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहते हैं। देखिए, नए विचार का आना क्या कहलाता है, नए विचार का सात्मीकरण, जिसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट गलत, बी ऑप्शन सही होगा, सात्मीकरण। कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका आधारहीन आत्मचेतना का संबंध किस अवस्था से है। आधारहीन आत्मचेतना का संबंध, आत्मचेतना कैसा है, आधारहीन मतलब किसी आधार की ज़रूरत नहीं होती है। जब बच्चे जो है किशोरावस्था में पहुंचते हैं उस समय क्या आधार आत्मचेतना करते हैं तो उसमें आधार की ज़रूरत होती है नहीं। क्यों, क्योंकि वो खुद अपने से समझ सकता है। बच्चा अपना सही गलत हर एक चीज़ उसे खुद पता होता है। इसलिए ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन बाल्यावस्था का रहा है गलत, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किशोरावस्था। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। देखिए, निर्माण और खोज का सिद्धांत कर रहे हैं तो निर्माण और खोज कौन से वैज्ञानिक थे, पियाजे थे। तो ए वाइगॉस्की का रहा है गलत, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पियाजे। पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, वो खुद ही अपना मतलब अपने ज्ञान को रटते नहीं हैं, खुद ही अपना ज्ञान बनाते हैं। तो कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है। देखिए, कोहल वर्ग कर रहे हैं, कोहल वर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की उम्र कितनी बताई है, जन्म से 2 वर्ष। चूंकि इसमें बच्चा सही और गलत का तो ज्ञान होता नहीं, वो करता क्या है, वो केवल दंड और पुरस्कार को समझता है। तो ये अवस्था आपकी क्या है, जन्म से 2 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत। बुद्धि से हमेशा प्रश्न आए हुए हैं और बार बार इन थ्योरी को पूछा जाता है। पदानुक्रमिक संरचना सिद्धांत, एकीकृत संरचना सिद्धांत, तो इन सब प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। पदानुक्रमित की बात करें तो पदानुक्रमित संरचना फिलिप बर्मन के द्वारा दिया गया है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया हुआ है, आपके जेपी गिलफोर्ड ने। बी ऑप्शन करा थर्स्टन, गार्डनर और बर्नन, ये तीनों गलत हो जाएंगे। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा एकीकृत संरचना सिद्धांत दी गई है, पदानुक्रमित बर्मन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है ईर्ष्या की भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है। जब ईर्ष्या की भावना कह रहा है शैशवावस्था, ये ऑप्शन कह रहा है। अब इसमें बताइए बालक क्या जानेगा, वो तो खुद अनुकरण कर रहा है, वो दूसरों का देख रहा है और फिर जो है नकल करके ही सारा काम कर रहा है। तो इसमें तो गलत हो जाएगा, बी बाल्यावस्था। ये जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ईर्ष्या की भावना इसलिए पैदा हो जाती है कि बच्चा जानने लगता है कि क्या मेरी चीज़ है, क्या अपनी दूसरे की चीज़ है। उसके साथ साथ वो उसे हर एक चीज़ अधिक या कम लेने की में जो है, अगर कोई भाई अधिक पाया है, कोई बहन कम पाया है, तो उसे ईर्ष्या होने लगती है। तो कौन सा, वो बाल्यावस्था आता है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेम की अवस्था, स्वप्रेम शैशव नार्सिस की अवस्था कौन सी होती है।
तो स्वप्रेम की जब बात करेगा तो आप सीधे शैशवावस्था को लगाएंगे, ये स्वप्रेम की अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है? सामाजिकता नापने की विधि आपकी कौन सी है? सोशियोमेट्री समाज मिति कहलाती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण डॉक्टर एडलर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, डॉक्टर एडलर ने सामाजिक परिपक्वता के लिए कितनी प्रक्रियाएं बताई? 100 गलत है। एडलर महोदय ने सामाजिक परिपक्वता के लिए कितनी प्रक्रियाएं बताई थी? 117 प्रक्रियाएं बताई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 150 और 200 भी गलत है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष में? देखिए, जब बच्चा जो है कितने महीने का होता है? 1 महीने का, तो वह ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? अंतर्मुखी का? नहीं, सामाजिक विकास में जो है ऐसे व्यक्तियों का अधिक विकास होता है जो दूसरों से घुलना मिलना जानते हैं। अंतर्मुखी क्या है कि वो दूसरे से घुलना मिलना नहीं, अपने में मस्त, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। बी बहिर्मुखी, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो लोग दूसरे से घुलना मिलना पसंद करते हैं और उनका जो सामाजिक नेटवर्क होता है ज़्यादा मजबूत होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? देखिए, एक मनोवैज्ञानिक एरिक्सन थे, उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में बांटा है। कितने? 8। तो कौन सा आपका? फर्स्ट गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। सी 10 कह रहा है, ये भी गलत है, और डी भी गलत है आपका। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक विकास ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह किसका कथन है? बहुत ही सरल है और इसको तो आप लोगों को हमने बताया ही हुआ है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, ये पियाजे का कथन है। पियाजे ने कहा कि बच्चे छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपना वो खुद ही क्या करते हैं? ज्ञान को खोजते हैं। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगॉस्की ने सामाजिक अंतर किया की बात कही थी और वाटसन स्किनर भी आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है? सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं कौन सी हैं? देखिए, विघटन की बात कर रहा है। विघटन में क्या क्या आता है? विघटन में आपका आता है तनाव, विघटन में आता है झगड़ा, विघटन में आता है संघर्ष। तो सहयोग आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेम और सहानुभूति भी सामाजिक विघटन की क्रियाएं नहीं है। कौन सा? तनाव, झगड़ा, संघर्ष, ये सामाजिक विघटन की क्रियाएं हैं। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति कैसी हैं? सामाजिक एकता की क्रियाएं हैं। ठीक है, और ये जो तनाव, झगड़ा, संघर्ष हैं, ये क्या करते हैं? तोड़ते हैं, समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिककरण की प्रक्रिया में कितने मुख्य चरण होते हैं? सामाजिककरण की प्रक्रिया में कितने मुख्य चरण हैं? 3 मुख्य चरण हैं। कितने? 3। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन 2 कह रहा है, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 3 कह रहा है। 3। अब इसमें कौन कौन से हैं? पहला चरण है आपका नियम सीखना, दूसरा है व्यवहार करना और तीसरा है अभिवृत्ति का विकास। तो 3 यही मुख्य चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका कह रहा है बालक का वजन जन्म के समय से 2 गुना कब हो जाता है? 3 माह में? गलत। बालक का जो समय है, वजन है, वो जन्म के समय से 2 गुना 6 माह के अंदर हो जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि क्यों ये 6 माह में होता है? तो उस समय बच्चे में क्या होता है, चूँकि बच्चे की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, तो इसका जो है शारीरिक विकास धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे वो 6 माह का होगा तो जन्म का दुगुना हो जाता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 3 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 4 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 5 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 6 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 7 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 8 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 9 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 10 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 11 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 12 माह में 2 बार जन्म लेने पर बच्चे का वजन कितना होता है? 13 माह में 2 बार जन्म लेने पर ब
नेक्स्ट आपका है 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है। जब यहाँ पर 2 गुना है तो 2 का 4 आप लोग सोच रहे हैं, नहीं। देखिए बालक का वजन जैसे जन्म हुआ, जन्म से 6 माह तक बढ़ता है। कितना? 6 माह तक 2 गुना। फिर जो है ये 6 माह तक 1 गुना और बढ़ जाएगा। तो कितने गुना? 2 1 3 गुना हो जाता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? जन्म में जितना वजन था, जन्म से 2 गुना हुआ 6 माह तक। फिर 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 1 गुना और बढ़ेगा। तो 2 1 3 गुना। तो आपका ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? देखिए जो जन्म के समय लड़कियों की जो लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा कम होती है। लड़कियों की कम होती है और लड़कों की अधिक होती है। चूंकि यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़कियों की कम होती है, समान नहीं होती, कोई निश्चित भी नहीं है। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन। जन्म के समय किसकी लंबाई कम होती है? लड़कों की। लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग कितनी होती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो बालक लगभग 20 से 20 इंच तक होता है और बालिका 19.5 इंच के नियर अबाउट है, अप्रॉक्स में मान के चलिए। तो कौन सा? 15 इंच गलत हो जाएगा, 18 इंच भी गलत, 20 इंच आपका सही हो जाएगा। किसकी? बालक की पूछ रहा है इसलिए 20। गर्ल की कितनी? बालिका की 19.5 के लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अस्थाई दांत, दूध के दांत कितने होते हैं? देखिए मानव में टोटल कितने स्थायी दांत होते हैं? स्थायी 12 और दूध के दांत कितने होते हैं? 20। ठीक है, 20 आपके दूध के दांत होते हैं और 12 आपके स्थायी दांत। कौन सा आपका स्थायी दांत की संख्या कितनी है? 12। और दूध के दांत यहाँ पर पूछ रहा है तो कौन सा सही हो जाएगा? अस्थायी दांत। 10 गलत हो जाएगा, 20 सही है। 20 आपके स्थायी दांत हैं, 32 मानव के कुल दांत होते हैं, 12 आपका स्थायी दांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, 10 गलत हो जाएगा, 12 सही है, 20 अस्थायी, 32 मानव के कुल दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं जिन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं? देखिए किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं जिसे हम लोग अक्ल की दाढ़ कहते हैं? तो ऐसे दांतों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन 1 कह रहा है गलत, सेकंड 2 कह रहा है गलत, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों जोड़ों से हुई है? सबको पता है 23 जोड़े। तो 20 गलत, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 23 जोड़े। अगर 23वां जोड़ा जो है क्या करता है? एक चीज़ और जान दीजिए, टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 23वां जोड़ा जो है यही लिंग निर्धारण करता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। लिंग निर्धारण आपका कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। अगर 23वां जोड़ा यक्स वाई हो जाएगा तो क्या होगा? लड़का। और एक्स यक्स हो जाएगा तब क्या होगा? लड़की होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? वही एक गलत, 22वां जोड़ा गलत था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23वां जोड़ा। नेक्स्ट क्या करा है? डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था हम लगभग 14 दिन की मानी जाती है। ठीक है, तो आपका 7 दिन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, 14 दिन। गर्भाधारण के 2 सप्ताह की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? डिम्ब की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड की अवस्था का समय कितना होता है? जैसे डिम्ब अवस्था है वैसे पिंड अवस्था है। पिंड अवस्था का समय 2 सप्ताह से 2 माह तक होता है। तो आपका 14 दिन से 2 माह तक फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 9 माह
1 वर्ष 2 वर्ष ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन लगभग कितना बढ़ जाता है। देखिए, जो महिला है गर्भावस्था के समय 10 से 12 केजी बढ़ती हैं। ठीक है, तो कौन सा 5 की ग्रह गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, 10 से 12 केजी। सी और डी भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मनुष्य किस प्रजाति में आता है, होमो सेपियंस, ये बहुत बार पूछा गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। प्राइमेट्स गलत, स्तनधारी भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत, इनमें से कोई नहीं। चूँकि मनुष्य जो है मनुष्य होमो सेपियंस के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जन्म के समय बालक का वजन कितना पाउंड होता है। जन्म के समय बालक का जो वजन है वो 5 पाउंड से अधिक होना चाहिए। अगर 5 पाउंड से कम होता है तो वो बच्चा कमज़ोर माना जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 5 पाउंड से अधिक का मतलब कितने तक होना चाहिए आपका, ये लगभग 2 किलो तक, 2 से तो ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शुरुआती में 2 केजी से लेकर 2 किलो 7.5 पाउंड को हम लोग कहते हैं, मतलब 7 से 7.5 पाउंड आपका सही आ जाएगा। 2 किलो 700 ग्राम ऐसे ही जो होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं 7 से 7.5 पाउंड। तो 5 पाउंड आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से 7.5 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान के निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है। निश्चित आधार देने का श्रेय जब बात करेगा तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं आपके विलियम जेम्स, इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने ही मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक और व्यवहारिक दिशा दी थी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, आज हम लोग ये 50 क्वेश्चन जो हैं पार्ट 2 के अंतर्गत हल किए। सब लोग कमेंट में स्कोर को ज़रूर बताइए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।